हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, उनके साथ साथ पाकिस्तान आपस में मिल बैठ रहे हैं कि किसी तरह ये जो क्राइसिस है, इस वक्त की जो वॉर है बिटवीन ईरान एंड यूएस, इसको किसी तरह रिजॉल्व किया जाए। बट इससे पहले कि हम उससे डिस्कस करें, अगर मैं कुछ खबरें आपके सामने रखूं तो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि पेंटागन जो है वो तैयारी कर रहा है वीक्स ऑफ यूएस ग्राउंड ऑफेंसिव इन ईरान की। साथ साथ ये भी चल रहा है, इस हफ्ते में हुसीज़ ने भी इस जंग को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। वो पहले भी अटैक करते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, उन्होंने जो मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया है ऑन इज़राइल, वो सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा यूरोप में और यूएस में नो किंग प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, वॉर को ख़त्म किया जाए और ये जो किंग लाइक बिहेवियर है ट्रंप का, इसको कंडेम किया जाए, ये उसका फोकस है। साथ साथ ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि द वॉर विद ईरान मे बी अशरिंग इन अ न्यू न्यूक्लियर एज। और ये खबर मुझे इसलिए हैरान नहीं कर रही क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी यूएस को लगता है कि वो कोई पर्पस सिंपल कन्वेंशनल मेजर्स के साथ अचीव नहीं कर पा रहा, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपना, तो फिर वो न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ जाता है और उसमें फॉस्फोरस पाउडर का इस्तेमाल और जो जो कुछ माजी में हो चुका है, इट्स एन ओपन बुक, उसमें किसी को भी कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। तो ये आज का थोड़ा सा खुलासा है ख़बरों का। लेकिन अगर हम वापस इस्लामाबाद का रुख करें, जहाँ पर ये 4 मुल्क टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान आमने सामने आके बैठे और डायरेक्ट टॉक्स करें। और इससे पहले 15 पॉइंट्स का सीज़ फायर प्रपोज़ल जो है वो वाशिंगटन की तरफ से हम पहले ही तेहरान को दे चुके हैं। ईरान ने उसका रिस्पांस भी दे दिया है। स्टीव विटकॉफ ने उसको अपनी कैबिनेट के सामने बताया था कि हम पाकिस्तान के थ्रू इसको मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हियर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन कि हम इस वक्त जिस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद में हो रही है, उसके साथ साथ अल जज़ीरा के मुताबिक जो पेंटागन कर रहा है, तैयारी कर रहा है रादर ग्राउंड ऑफेंसिव की ईरान के अंदर, खाग आइलैंड का बार बार वो कह रहे हैं, और उनका ख्याल भी यही है कि अगर हमने उस पर कब्ज़ा कर लिया तो हम बहुत मेजर ब्लो देंगे ईरान को। उसके लिए तकरीबन 3500 मरीन्स जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। कैसे पहुंचे हैं? यूएसएस ट्रिपली के ज़रिए पहुंचे हैं, जो कि एक फ्लोटिंग मिलिट्री बेस है, एक मैसिव वॉरशिप है जो कि थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स को, फाइटर जेट्स को, लैंडिंग क्राफ्ट को सिर्फ एक पर्पस के लिए कहीं से कहीं भी मुंतकिल कर सकता है, यानी कि फ्रॉम द सी इनटू द लैंड, और वो मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये कोई डिफेंसिव शिप नहीं है, इट्स एन इन्वेजन शिप। तो इससे आपको अज़ाइम का खुल के अंदाज़ा होता है। ट्रंप मुस्तकिल अपने स्टांसेस चेंज कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हम 5 डेज़ के लिए डिले कर रहे हैं जो हमने अटैक करना था ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अभी उन्होंने 10 डेज़ का कह दिया है। मीनवाइल उन्होंने अपनी एक स्पीच में मोहम्मद बिन सलमान के लिए जैसी लैंग्वेज यूज़ की, मेरे ख्याल है वो मोहम्मद बिन सलमान सुन रहे होंगे। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने आज ये कहा है कि उनकी फोर्सेस इंतज़ार में हैं कि अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड यहाँ आ जाएं। तो मामलात यूँ लगते हैं जिस तरह टाइम गेन किया जा रहा है कि जो भी फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉय करनी है, एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएं तो उसके बाद एक दफ़ा फिर एक भरपूर स्ट्राइक ईरान के ऊपर की जाए। वॉर ऑलरेडी फैल भी रही है। लेबनान में कल 3 जर्नलिस्ट को टारगेटेड तरीके से इजराइलीज़ ने मारा, एयर स्ट्राइक के ज़रिए से प्रिसिजन अटैक किए उस गाड़ी के ऊपर जिसके ऊपर वाज़े प्रेस का सिग्नेचर लगा हुआ था। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले वो एम्बुलेंसेस को भी इसी तरह मार चुके हैं। इसी वजह से अल जज़ीरा ने अपने सारे जर्नलिस्ट को वेस्ट बैंक से और गाज़ा से निकाल भी लिया था। जो कॉरेस्पॉन्डेंट मारे गए हैं उसमें उनके बहन भाई भी उनके साथ थे। सो हम एक ऐसी एग्रेशन देख रहे हैं जिसमें प्रेस को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ को भी टारगेट किया जा रहा है। एंड अगेन आई विल रिपीट व्हाट आई एम ऑलवेज सेइंग कि जो कुछ गाज़ा में हो रहा था वो आज गाज़ा से बाहर, लेबनान, सीरिया, मुख्तलिफ जगहों पे ऑलरेडी हो रहा है, सिर्फ रिपोर्ट नहीं हो रहा। हिजबुल्लाह एक दफ़ा फिर एक्टिव नज़र आ रही है। तकरीबन 250 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो नॉर्थ पार्ट ऑफ इजराइल पे पिछले 24 घंटे में उन्होंने फायर किए हैं। हुसीज़ जो हैं वो यमन में एक दफ़ा फिर एक्टिव हो गए हैं। फ्रेश मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने थ्रेट भी किया है कि हम इस वॉर को रेड सी में पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने की हुई है। सो 2 ट्रैक्स हैं।
एक ट्रैक पे पीस की बात हो रही है, उसमें सऊदी अरेबिया जो कि पार्ट ऑफ द वॉर है वो बैठा हुआ है, रिमेंबर दिस बिकॉज आई विल कम टू दिस लेटर। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो मिडिल स्टेट्स हैं सारी, जो कि वाकई चाहती हैं कि यहाँ पर पीस हो, बिकॉज वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं वो कंट्रीज़ इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से। दूसरी तरफ मुस्तकिल एस्कलेशन है। एस्कलेशन ऐसी नौइयत की है कि यूएस और इजराइल ने ईरान को डायरेक्टली बॉम्ब करना एक दिन के लिए भी नहीं रोका। ईरान इज़ फायरिंग बैक, वो भी मुस्तकिल जवाब दे रहा है, और उसकी ज़द में गल्फ़ कंट्रीज़ भी आ रही हैं, ऑयल रिफाइनरीज, यूएस मिलिट्री बेसिस, सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, यूएई पे भी हमले हो रहे हैं, कतर इज़ गेटिंग हिट। मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। ऑयल का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, गैस का बहुत जिक्र होता है, लेकिन देर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ कैसे कनेक्ट होता है और कैसे इट इज़ बिगर देन जस्ट एनर्जी क्राइसिस फॉर द गल्फ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, इसका एक और एंगल भी है। ये सिर्फ ऑयल का रूट नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ जिससे फूड सिक्योरिटी या ह्यूमन लाइफ लाइन जुड़ी है, ये उसके लिए भी एक रूट है। फूड, मेडिसिन, फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रियल गुड्स, बेसिक सप्लाईज़, ये सब कुछ वहीं से गुजरता है, और गल्फ स्टेट्स जो हैं वो तकरीबन 80% ऑफ देयर फूड इंपोर्ट्स के लिए इस स्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ईरान ने इसको बंद कर दिया है तो उससे सिर्फ ऑयल का मसला खड़ा नहीं हुआ। रिटेलर्स एयर लिफ्ट कर रहे हैं बेसिक स्टेपल आइटम्स, जैसे ग्रोसरी के आइटम्स हम कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ से गुजर नहीं पा रही। सऊदी अरेबिया, वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ, वो एयर लिफ्ट कर रहा है चावल, आटा, इस तरह की चीज़ें। सो दिस इज़ अ मैटर ऑफ फूड सिक्योरिटी एज वेल। फर्टिलाइज़र की जो कॉस्ट है, अगर उसकी बात की जाए, अगर एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और वहाँ पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्टिलाइज़र किससे बनता है? वो पेट्रोलियम के डेरिवेटिव से बनता है। कतर की एलएनजी एक्सपोर्ट्स, जो कि पूरे यूरोप में, एशिया में घरों को हीटिंग का सिस्टम देती हैं, वो कम्प्लीटली इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं, तबाह हो चुकी हैं। कतर एनर्जी जो है उसने फोर्स मेजोर, इसको लीगल टर्म कहते हैं, डिक्लेयर कर देना, यानी कि अगर हमने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपको गैस प्रोवाइड करेंगे फॉर एग्जांपल, बट कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई वॉर लाइक सिचुएशन जिसमें हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं रहता, तो फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। सो वो डिक्लेयर करना पड़ गया कतर को, और ये जो डिस्ट्रप्शन है वो तकरीबन $4 बिलियन के करीब अब तक नुकसान कर चुकी है किसी एक कंपनी की अगर हम बात करें। CNN के मुताबिक सऊदी अरेबिया चाहता है कि तेहरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको मुकम्मल तबाह कर दिया जाए। यस, ये ख़बर और इससे मिलती जुलती ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोट हो रही हैं, लेकिन उनको कोई कनेक्ट नहीं कर रहा, उनको कोई डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि शायद जो ग्रेटर डिज़ाइन है उसमें सिर्फ अब्राहम अकॉर्ड्स को लोगों ने इसी लेंस से देखा कि सिर्फ लेजिटिमेसी और एक्सेप्टेंस चाहता है शायद इज़राइल, इसलिए वो इतना पुश कर रहा है अब्राहम अकॉर्ड्स पे इन सब कंट्रीज़ को। बट व्हेन यू कनेक्टेड विद द फूड सिक्योरिटी इश्यूज ऑफ सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के जो मसाइल इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं, और जिस पल्स के ऊपर ईरान ने हिट किया है, तो आपको समझ आएगी कि वाई सऊदी अरेबिया वुड वांट कि इस वॉर के ज़रिए से एक दफ़ा तेहरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज़ हैं, जिससे हमें हमेशा खौफ रहता है, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरह यूएई का भी ख्याल है कि ये अब मुश्किल होता जा रहा है, ये मुमकिन नहीं है रीजन के लिए कि हम ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन प्रोग्राम के साथ साथ चलते रहें और उसे बर्दाश्त करते रहें। सो द रियल पिक्चर इज़ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेके बाब अल मंदब तक साउथ में जो फिज़िकली स्ट्रैंगल किया है गल्फ़ को, या बिल्कुल अपने दबाव में लिया है, अपने कंट्रोल में लिया है ईरान ने, उससे गल्फ़ की लाइफ लाइन जो है वो बिल्कुल तबाह होकर रह गई है, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, फ़िज़िकली। और ये जो आपकी खुराक या आपकी फूड सिक्योरिटी का मसला क्रिएट हो जाना, गैस का मसला क्रिएट हो जाना, ये तो सब कुछ रोक देता है। ये तो फिर आपने जो अपने मुल्क के लिए नए प्लान सोचे होते हैं, जो आप उसको नया हब बनाने की, नए शहर बनाने की जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं, वो सब धरी की धरी रह जाती हैं। सो ईरान को तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो इस वॉर को जीते। उसने जो स्ट्रेट को बंद किया है और गल्फ़ पॉपुलेशन को जो भूख का पैगाम दिया है, लेट्स पुट इट दिस वे। सो कई एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर एक तलवार मंडला रही है इतने अरसे से, दिस इज़ द चांस फॉर गल्फ़ कंट्रीज़ टू पुश डोनाल्ड ट्रंप कि इसको एक ही दफ़ा ईरान के मसले को सॉर्ट आउट किया जाए।
اور دوسرا اس کا حل کچھ اور اگر ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ہم نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ سنی نتن یاہو سے، جس سے پتہ چلا کہ اور پلانز بھی انٹیکٹ ہیں یا ایٹ لیسٹ پائپ لائن میں ہیں اور تھے۔ سب سے پہلے اس کے لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ایران نے یہ سب کیا ہے تو ایران از ناٹ دا انسٹیگیٹر، ایران نے یہ وار شروع نہیں کی۔ وار شروع کس نے کی؟ اسرائیل نے شروع کی۔ اسرائیل نے یہ وار سٹارٹ کی ہوگی تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ہوں گے جو اس نے اچیو کرنے ہوں گے، اور وہ نتن یاہو نے بڑے کھل کے بیان کر دیے ہیں، اینڈ آئی ول کم ٹو اٹ شارٹلی۔ بٹ یہ وار جب شروع ہونی تھی اس سے پہلے ایوری گلف کنٹری، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، پبلکلی ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ یہ مت کریں، ہم ڈپلومیسی چاہتے ہیں، ہم اپنی ٹیریٹری کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ٹو وار، ہمیں ڈریگ مت کریں اس میں۔ اس کے باوجود کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم ہوسٹ کنٹریز ہیں، اگر کوئی جنگ ہوگی تو ایرانین ڈرونز اور میسلز ہم تک پہنچیں گے۔ سو جب گلف ہٹ ہوا ہے، ایز اے ہول میں بات کر رہی ہوں، تو ایک دم سے ایک نیا سٹانس اوور نائٹ سامنے آیا۔ 4 میجر نیوز آرگنائزیشنز نے ایک ہی چیز رپورٹ کی فرام ڈفرینٹ سورسز، اور وہ سب انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جو رپورٹ کر رہے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ٹرمپ کو اس وار کو انیشیٹ کرنے کے لیے جن 2 کنٹریز نے سب سے اسٹرانگ لابنگ کی، اس میں ایک اسرائیل ہے اور دوسرا سعودی عربیہ ہے۔ نیو یارک ٹائمز ایک قدم آگے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان میڈ ملٹیپل پرائیویٹ فون کالز ٹو ٹرمپ۔ جن لوگوں کو ان کالز کا پتہ ہے، جو اس سرکل میں تھے، ان کے مطابق یہ نیو یارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان نے اس کو ہسٹورک اپرچونٹی کہا کہ ایک ہی دفعہ یہ جو مسائل ہیں سب ایران سے جڑے ہوئے، ان سے جان چھڑا لی جائے۔ ہی وازنٹ جسٹ آسکنگ فار ایئر اسٹرائکس، ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکن ٹروپس ایران کے اندر جائیں، ان کے آئل انفراسٹرکچر پہ قبضہ کریں، اینڈ فنش دا رجیم کمپلیٹلی ونس اینڈ فار آل۔ اس کے بعد دا وال اسٹریٹ جرنل، جس نے رپورٹ کیا کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای ایکٹیولی اس وار کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سعودی عربیہ نے کوائٹلی یو ایس ملٹری ایکسیس جو میجر ایئر بیسز کو شروع میں ہی دے دی تھی، اور جس کا ثبوت رائٹرز نے سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے دیا بھی تھا، وہ اس کا ثبوت ہے کہ وہ پبلکلی کچھ اور کہتے ہیں اور پرائیویٹلی کچھ اور کہتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل اور ٹائمز آف اسرائیل نے اکٹھے مارچ 24 کو ایک رپورٹ شائع کی۔ میں آپ کو ڈیٹس اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ٹریک کر سکیں کہ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای آر انچنگ ٹوورڈز اے مور ایکٹیو رول ان دس وار، اور ریاض نے یعنی سعودی عربیہ نے یو ایس فورسز کو کنگ فہد ایئر بیس جو ہے طائف میں وہ استعمال کرنے کی ابھی ریسنٹلی اجازت دی ہے۔ گارڈین کے مطابق، ان کی ایک انٹیلیجنس سورس کے مطابق، یہ پریشر کم نہیں ہو رہا۔ ایم بی ایس از اسٹل ان ٹرمپس ایئر، اور ایم بی ایس کا جو سب سے کلوز کنیکشن ہے ٹو ٹرمپ، دیٹ از جیریڈ کشنر، وہ ابھی تک پش کر رہے ہیں، اسٹل ارج کر رہے ہیں فار امریکہ ناٹ ٹو اسٹاپ۔ سو فنش دا جاب جو نتن یاہو کا جملہ تھا، بیسکلی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ محمد بن سلمان بھی کہتے ہیں فنش دا جاب، یعنی ایک ہی دفعہ ایران سے جان چھڑائیں، یو اے ای بھی اس میں شامل ہے۔ سعودی عربیہ آفیشیلی ڈینائی کرتا ہے یہ سب کچھ۔ ان کی جو ایمبیسی ہے واشنگٹن میں، اس نے کہا کہ ہم نے کبھی لابی نہیں کیا پریزیڈنٹ کو، ہم نے کبھی ایکسس نہیں کی اس معاملے پہ، یہ ساری رپورٹس جھوٹی ہیں۔ لیکن 4 سیپریٹ نیوز آرگنائزیشنز جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سو لیٹس ناٹ اونلی ڈیپینڈ آن دیز سورسز جو یہ اخبارات بتا رہے ہیں، آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر یہ لابنگ کی گئی تھی یا کسی بھی قسم کی ٹیسٹ اپروول دی گئی تھی فرام سعودی عربیہ کہ یہ وار آپ شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو شروع میں ہی ایئر بیسز جو اپنی حوالے کر دی گئیں یو ایس کو، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ رائٹرز نے سیٹلائٹ امیجری کے ذریعے سے ایویڈنس بھی دی تھی، اس وقت یہ بہت واضح سٹینڈ تھا محمد بن سلمان کا، سعودی عربیہ کا، کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اینڈ آئی ایکچولی ریممبر اٹ وائل رپورٹنگ اٹ کہ اس سیٹلائٹ امیجری کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ اونلی ٹائم ول ٹیل کہ یہ واقعی صحیح ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی کی مرضی سے، رضامندی سے ہو رہا ہے، یا کوئی اولڈ پکچر شیئر کر کے مس کوٹ کی جا رہی ہے، بیکاز آف کورس فیک نیوز، مس انفارمیشن کا ایک بازار گرم ہے۔ لیکن اگر آپ 4 ڈفرینٹ سٹوریز کو کنیکٹ کریں اور اس کے بعد جو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے اس کو کنیکٹ کریں، تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں سچ تھا۔ فارن منسٹر جو ہیں سعودی عربیہ کے، وہ پبلکلی وارن کرتے ہیں
कि सऊदी पेशेंस विद इरानियन अटैक्स इज़ नॉट अनलिमिटेड, उन्होंने वार्न किया। सो रिमेंबर माई वीलॉग, जिसमें मैंने ये कहा था कि गल्फ़ कंट्रीज़ ना विक्टिम्स हैं ना बाय स्टैंडर्ड्स हैं, रादर सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की थी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी गारंटी है वो वाशिंगटन की तरफ से आए, आप हमारी बेसिस ले लें, हम पेट्रो डॉलर के ज़रिए से आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। सो उनका एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था टूवर्ड्स यूएस, और उसकी बेस पे उन्होंने ये कुछ चॉइसेस की हैं जिसकी वजह से वो विक्टिम नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक नाउ। बाय द वे, आई मिस्ड टाइम्स ऑफ इज़राइल, मार्च 22 को उनकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने ट्रंप को ख़बरदार किया है, कॉशन का वर्ड उन्होंने यूज़ किया था कि अब इस वक्त आप ये जंग नहीं ख़त्म कर सकते, बिकॉज़ हमारे पे जो अटैक्स आ चुके हैं उसके बाद अभी तक ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो सिस्टम था वो इंटैक्ट है, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता आप ये जंग ख़त्म नहीं कर सकते। नाउ लेट्स गो बैक अ लिटिल। सऊदी अरेबिया और यूएई इज़राइल के साथ क्वाइटली व्हेन इट कम्स टू डिफेंस बहुत अरसे से कोऑपरेशन में थे, ओवर अ डेकेड एट लीस्ट। इंटेलिजेंस शेयरिंग, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी के मसाइल, ये सब अनऑफिशियल होता था। जब बात होती थी तो वो इसको डिनाई भी कर देते थे, बट द जैरेड कुशनर कनेक्शन जिसको मैं कहती हूँ, जो कि दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की मोहम्मद बिन सलमान से, वो एक रियल कनेक्शन है। सो द शेयर्ड एनिमी हेयर इज़ ईरान। ईरान बैक करता है आर्म्ड ग्रुप्स को अक्रॉस द रीजन, लेबनन में, यमन में, इराक में, गाज़ा में, और वो थ्रेट करता है, दिस इज़ अ थ्रेट टू गल्फ़्स फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, और इजरायली सिक्योरिटी भी इसी में आप जोड़ लें तो आप समझें कि कॉमन एनिमी हो गया। अब कॉमन थ्रेट जो है वो कॉमन इंटरेस्ट क्रिएट करती है, और वो एग्जिस्ट करता था बहुत पहले, सिर्फ उसने कभी फॉर्मल अलायंस की शक्ल नहीं ली। फास्ट फॉरवर्ड 2020, अब्राहम एकॉर्ड्स जब ऑफिशियल हुए, यूएई और बहरीन ने उसको ज्वाइन किया, सऊदी अरेबिया उसको ज्वाइन करने के बहुत करीब था, अभी साइन नहीं किए थे जब अक्टूबर 7 हो गया। और हमास के ऑफिशियल्स के मुताबिक उन्होंने जो अक्टूबर 7 का अटैक किया था वो इसलिए किया था कि उनके ख्याल में ये वाहिद रास्ता था कि अगर इस टाइम पे ये अटैक हो गया तो सऊदी अरेबिया को अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन साइन नहीं हो सकेगी इन द फॉर्म ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स, और एग्जैक्टली आपके सामने है कि वही हुआ। मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स शो करते हैं कि सऊदी अरेबिया और कतर, ये सारे मुल्क जो हैं, ये फॉर्मल रिलेशंस जब नहीं भी रखते थे इसराइल के साथ, तो ये रीजनल एयर डिफेंस नेटवर्क्स में आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। अमेरिकन मिलिट्री का जो सिस्टम था इरानियन मिसाइल्स को शूट डाउन करने का, उसके लिए वो सिक्योरिटी पार्टनर्स थे, यानी सेम एयर स्पेस को डिफेंड कर रहे थे। तो इफेक्टिवली दे वर फाइटिंग फॉर द सेम एनिमी, सिर्फ खुल के नहीं कहते थे। और अक्टूबर 7 जब हो गया तो पैलेस्टाइन की जो स्टेटहुड है उसकी बुनियाद पे सऊदी अरेबिया के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स को मटीरियलाइज करे। सो हमास ने अगर कुछ अचीव किया है अक्टूबर 7 से, तो वो सिर्फ डिले है इन what we are calling the normalization, ये कभी ना कभी हो जाएगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस ने भी मार्च 26 को ये लिखा कि Washington's Gulf partners do not want to be left with an Iran that can continue to threaten the region। और गल्फ स्टेट्स ये चाहती हैं इस वक्त जिस तरीके से एक मौका मिला हुआ है फ्रंट लाइन पे आके ईरान के साथ वॉर करने का, इसको कंटिन्यू करें और यूनाइटेड स्टेट्स शुड फिनिश द जॉब। नेतन्याहू का मैंने आपको वीलॉग के शुरू में कहा था कि उसने एक एजेंडा ऐसा दिया है जिससे बड़ा क्लियरली पता चलता है कि असल में इस वॉर से वो क्या चाहता है। दिस प्लान इज़ वेयर दिस गेट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी। मार्च 20 नेतन्याहू ने कैमरास के सामने खड़े होकर जेरूसलम में कहा था, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रही, सिर्फ थीम उसकी बातचीत की ये थी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव रूट्स होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम सिर्फ चोक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, बाब अल मंदब है, इसके ऊपर डिपेंड करते रहें फॉर द फ्लो ऑफ ऑयल। हमारे पास अपने रूट्स होने चाहिए। और उसके बाद उसने वो रूट्स बता भी दिए जो मैप उसके माइंड में था। बकौल नेतन्याहू के ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस रनिंग वेस्ट थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला डायरेक्टली टू इजराइल्स मेडिटरेनियन पोर्ट्स। आप इसको यूँ समझें कि इस सेंटर में सऊदी अरेबिया है, इससे ऊपर मेडिटरेनियन है और उससे ऊपर यूरोप है, और मेडिटरेनियन के बिल्कुल साहिल के ऊपर इजराइल वाक़ है। तो सऊदी अरेबिया के पास जो नेतन्याहू ऑप्शन दे रहा है वो ये है कि आप यहाँ से अपना ऑयल डायरेक्टली मेडिटरेनियन की तरफ भेजें और उसके बाद यूरोप को भेजें, यानी कि वो ऑयल इजराइल से गुजरते हुए यूरोप में जाएगा। और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा?
ऑफ कोर्स इसराइल होगा। ऑन दी अदर हैंड अभी जो ट्रेडिशनल रूट यूज़ हो रहा है उसमें अगेन कंसिडर कि ये सेंटर में आपके सऊदी अरेबिया है और वो इस तरफ से जाता है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, इस चोक पॉइंट पे वो स्टक होता है बिकॉज यहाँ ईरान का कंट्रोल है। उसके बाद वो बिल्कुल घूम के बाबुल मंदब की तरफ जाता है टूवर्ड्स रेड सी, और वहाँ से वो मेडिटरेनियन और यूरोप को सप्लाई करता है। तो ये जो ट्रेडिशनल रूट है इसके ऊपर इस वक्त ईरान का कब्जा है। और नेतन्याहू के वर्ड्स ये थे कि एलिमिनेट द नीड फॉर दीज चोक पॉइंट्स फॉर एवर। दिस इज़ अ रियल चेंज, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स शायद यही थे, दिस इज़ द रियल चेंज एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ दिस वॉर। सो सिंपली रीड इट दिस वे कि गल्फ़ का ऑयल सऊदी अरेबिया सेंटर में है और वो डायरेक्टली इजरायली पोर्ट्स को पाइपलाइंस के ज़रिए से अपना ऑयल देना शुरू कर दे और वहाँ से ही यूरोप को देना शुरू कर दे, बाकी की दुनिया को देना शुरू कर दे। सो नो शिप्स, नो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, नो बाबुल मंदब, no Iranian leverage ever again. This is what Netanyahu says कि end result इस war का ये होना चाहिए। अल जज़ीरा इसको सऊदी अरेबिया ईस्ट वेस्ट पेट्रो लाइन कह रहा है और नेतन्याहू का ये प्रपोज़ल जो है वो मसले को हल भी करता है। आपको सिर्फ ऑयल को रीराउट करने की ज़रूरत है, नए कॉरिडोर्स बनाएं, इजरायली टेरिटरी को यूज़ करें मेडिटरेनियन तक पहुंचने के लिए, ईरान को बिल्कुल कट कर दें। सो दिस प्लान वाज एक्चुअली डिस्कस्ड इन द फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रंप। सऊदी अरेबिया ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। ऑफ कोर्स एकदम से एक नया सिस्टम क्रिएट करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन अब जो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है सऊदी अरेबिया, तो उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। ईरानियन ड्रोन्स उसकी रिफाइनरीज को हिट कर रहे हैं, फूड इंपोर्ट्स डिसरप्टेड हैं, उनकी इकोनॉमी ब्लीड कर रही है। नेतन्याहू ने जो चीज़ कन्विंस करने की कब से कोशिश की, वो ईरान ने एक दफ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज़ करके समझा दी है सऊदी अरेबिया को, प्रूव कर दिया है इन रियल टाइम कि हॉर्मुज़ इज़ अ प्रॉब्लम। सो ईरान उसे कंट्रोल करने का जो कह रहा है फॉर फ्यूचर फॉर गुड, अगर वो हो जाता है तो सिवाय इसके कि नेतन्याहू के प्लान के ज़रिए से उस पाइपलाइन के ऊपर काम शुरू किया जाए जो मेडिटरेनियन में डायरेक्ट आपका सारा ऑयल ले जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। सो ईरान का कंट्रोल इस सारे पानी के रास्तों का, चोक पॉइंट्स का, गल्फ़ के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, फिज़िकली भी। फूड का मसला है, गैस का मसला है, हर चीज़ रुक जाती है। सोल्यूशन क्या है? इजराइल कह रहा है नई पाइपलाइन बना दें। सो विन विन सिचुएशन है फॉर इजराइल, और सऊदी अरेबिया को एग्री करना पड़ेगा कि अभी ये जो सिचुएशन हुई है अगर इसको दोबारा नहीं क्रिएट होने देना, तो नाउ कनेक्टेड टू द स्टोरीज के वाई सऊदी अरेबिया इज़ पुशिंग हार्ड कि फिनिश द जॉब। ट्रंप को वो क्यों कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस मसले को हल करें, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉर देम। सो अगर सऊदी अरेबिया का ऑयल जो है वो इजरायली पाइपलाइंस के ज़रिए से, इजरायली पोर्ट्स के ज़रिए से गुजरना शुरू हो जाता है, तो ये तो नॉर्मलाइजेशन से आप एक कदम आगे चले गए। इन प्रैक्टिस, इन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे हो गए, चाहे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई साइन करें या ना करें। जो पैलेस्टीनियन कंडीशन थी पहले अटैच्ड नॉर्मलाइजेशन से, वो उससे ख़त्म नहीं होती, वो वहीं की वहीं रहती है। वो एक लेजिटिमेट क्वेश्चन सऊदी अरेबिया के लिए रह जाएगा। सिर्फ मसला ये है कि उसके बाद वो सिर्फ एक टॉकिंग पॉइंट रह जाएगा, रियल प्रॉब्लम या रियल डिमांड नहीं रहेगी सऊदी अरेबिया की तरफ से। बिकॉज इमेजिन अगर आप इजराइल पे डिपेंडेंट हो गए, अभी आप ईरान पे डिपेंडेंट हैं फॉर योर होल राउट, और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आपने जो दूसरा पार्टनर चूज़ किया फिर आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, विच मीन्स कि जब आप इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर आप पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात नहीं कर सकते। इंटरेस्ट्स आप लोगों के अलाइन हो गए हैं। सो वी सपोर्ट पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, पेपर पे आपको नज़र आएगा, बट लिटरली बिकॉज योर ऑयल इज़ रनिंग थ्रू इजरायली टेरिटरी, तो ये सिर्फ अल्फाज ही होंगे, लेवरेज ख़त्म हो जाएगी। मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने ऑलरेडी तकरीबन $4 बिलियन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को फ्रेम करके दे दिया है, फंड कर दिया है एज अ सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियंस। बट सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियंस एंड सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ एड मनी है, दूसरी तरफ एक उनका मुल्क है, उनकी सॉवरेंटी है। राइट नाउ गल्फ़ क्या ऑफ़र कर रहा है? गल्फ़ एड ऑफ़र कर रहा है। वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको उनका जो स्टेटहुड का स्टैंड है उसमें सपोर्ट कर सके। इसी तरह अगर ईरान को शिकस्त हो जाती है इस वॉर में या इसके नेक्स्ट एपिसोड में किसी भी वक्त में, तो जो रीजनल थ्रेट है
गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए वो न्यूट्रलाइज़ हो गई। उसके साथ ही जो पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के लिए सबसे ज़्यादा स्टैंड लिया हुआ है हमास ने, हिजबुल्लाह ने, हुसीज़ ने, वो भी ख़त्म हो गया। सो एनी प्रेशर फॉर एनी एक्चुअल पैलेस्टीनियन स्टेटहुड वो भी साथ ख़त्म हो जाएगा। रैंड कॉरपोरेशन, वन ऑफ अमेरिकाज़ मोस्ट सीरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने वार्न किया था कि इज़राइल शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि एक आम अरब जो सिटीज़न है या जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं वो कितने अटैच्ड हैं और वो कितनी केयर करते हैं पैलेस्टाइन के बारे में, और ये इतना आसान नहीं होगा किसी भी अरब लीडर के लिए कोई ऐसा डिसीजन लेना जिसमें वो फ़लस्तीनियों का जो स्टेटहुड का राइट है और सॉवरेंटी का राइट है उससे पीछे हट जाएं। बट दूसरा एंगल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू सिटीज़, न्यू जॉब्स, यंग सऊदीज़ और अमीरातीज़ को अगर आप नाइट लाइफ ऑफ़र कर रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ उनकी सरज़मीन पे खोल के दे रहे हैं उनको, नए सिटीज़ में इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर शायद उनके लिए ये ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हो एज़ कम्पेयर टू जो उनका सेंटिमेंट है पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए। तो शायद उनको भी जब चूज़ करना पड़े तो वो अपनी खुशहाली और अपने मुल्क में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसी को चूज़ करेंगे। शायद इसलिए इतना मैसिवली मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है सऊदी अरेबिया को। यूएई ऑलरेडी हो चुका है कि जो वहाँ की यंग पॉपुलेशन है उसके अंदर अगर कोई सेंटिमेंट है पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को लेके या पैलेस्टीनियन बहन भाइयों को लेके, तो वो थोड़ा सा टेपर ऑफ हो जाए अगर उनको चूज़ करना पड़े बिटवीन दिस काइंड ऑफ लाइफ एंड दैट काइंड ऑफ लाइफ। सो दिस वॉज टुडेज़ एनालिसिस। फ्यूचर में क्या होता है नोबडी नोज़। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट अ फ्यू पैटर्न्स कि ये सब जो डिफरेंट स्टोरीज़ आती हैं, ख़ास तौर पे ये बातचीत के कौन से कंट्रीज़ प्राइवेटली क्या कहते हैं और पब्लिकली क्या कहते हैं, बेसिकली उस सब को खोल के रख दिया नेतन्याहू की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट, और नेक्स्ट टाइम वील डिस्कस के वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन ऑल दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।